ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और सामीन, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट। मैं हूं सलमा अजीज। वक्त बहुत तेज़ी से बदल रहा है और पाकिस्तानी ख़वातीन ज़िंदगी के हर शोबे में अपना नुमाया मकाम बनाती जा रही हैं और अपना लोहा मनवाती जा रही हैं। और लेकिन फिर भी ऐसा है कि कई शोबे ऐसे हैं जिनको सिर्फ मर्दों से मंसूब कर दिया जाता है और समझा जाता है कि मर्द ही उन प्रोफेशंस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे अगर हम देखें फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी की फ़ील्ड को, तो अक्सर लोग ये समझते हैं कि मर्द हजरात ही इस फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, जबकि इस ख्याल को गलत साबित किया है हमारी आज की मेहमान ने। हमारे साथ मौजूद हैं मासूमा जुबैरी, जो कि सीनियर फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं, इसके अलावा वीडियोग्राफी भी करती हैं। इसी काम के हवाले से इनको बहुत से एजाज़ात से नवाजा गया है। ये अपनी प्रोडक्शन कंपनी भी चला रही हैं, बहुत कुछ करती हैं। तो चले आए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि इनकी इस जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच मासूमा, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया और आई एम रियली ऑनर्ड। बहुत अच्छा लगता है ख़वातीन को इस तरह से कामयाब होता देखकर, और बहुत से लोगों के लिए वो इंस्पिरेशन बन रही होती हैं, जैसा कि आप काम कर रही हैं। कुछ अपनी लाइफ के बारे में बताइए। आपका ताल्लुक पाकिस्तान के किस शहर से है? मेरा ताल्लुक, मैं इस्लामाबाद में पैदा हुई थी और मेरे अब्बा जो हैं और मेरे जो बाकी सारी फैमिली है, ये हम वी वर माइग्रेटेड टू फ्रॉम इंडिया। हम लोग अमरोहे से ताल्लुक़ रखते हैं। हम लोग प्योर उर्दू स्पीकिंग है। और मेरे अम्मा अब्बा दोनों लाहौर से थे और अब्बा तो सही लाहौरी जिसे कहते हैं वो थे। सही गोल मंडी में उन्होंने जो है वो पले बड़े थे। तो वो एक छत से दूसरी छत पे भाग के और पतंग पकड़ने वाले बच्चे थे वो लोग। अच्छा। तो यहाँ से इस कहानी स्टार्ट हुई। उससे पहले भी कुछ मैं अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताऊं कि आई बिलोंग टू अ लीडर्स फैमिली। नवाब वकार उल मुल्क, शायद आपने नाम सुना होगा। उन्होंने मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी थी कायद आज़म के साथ। सो ही इज़ माई परदादा। और yes, तो ये सारी लीडरशिप क्वालिटीज जो शायद आ रही हैं, ये हमारे जेनेटिकली हमारी जीन्स में हैं और इट इज़ कमिंग फ्रॉम देयर। तो बस उसके बाद हम पैदा हुए इस्लामाबाद में। पॉलीक्लिनिक का अगर मैं नाम ले सकती हूँ तो उधर मैं पैदा हुई थी 8 नवंबर को। और उसके बाद जो है वो सबसे छोटी थी, अब छोटी हूँ अपने घर में। और बहुत लाड प्यार से पली हुई लेकिन थोड़ा काम शाम भी करवाते थे मेरे घर वाले। ऐसे नहीं है हाँ, कि छोटा भी है। सारे छोटों वाला जो है ना प्रोटोकॉल नहीं मिलता। लेकिन मेरे जब जहाँ क्या काम भी कराते थे वहाँ प्यार भी बहुत करते थे। वहाँ पे मनवाती हुई थी अपनी चीज़ें, जिस ये नहीं लेना ये लेना है, लेकिन फिर मान जाती थी कि अच्छा चलें ये ले लेते हैं। ओके। फिर ऐसे ऐसा बड़ी हुई तो पढ़ाई का कोई इतना ज़्यादा शौक नहीं था मुझे, लेकिन रिगार्ड अगर के मैंने कर ही लिया। मैट्रिक भी कर लिया, एफएससी भी कर ली। एफएससी के बाद व्हेन आई लॉस्ट माय मॉम, मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ था 2003 में। उसके बाद मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा ट्विस्ट था, क्योंकि मैंने अगर सही मायनों में कहीं अपने आप में अगर चेंज देखा था तो उनकी डेथ के बाद मैंने देखा था, क्योंकि मैं अपनी एज से ज़्यादा शायद मैच्योर हो गई थी। और फिर उसके बाद मैंने पढ़ाई की। मैंने जर्नलिज्म में बैचलर्स किया, मीडिया में मास्टर्स किया। और जिस बच्ची से शायद मेरे पूरे ख़ानदान को कोई उम्मीद नहीं थी कि कुछ कर सकती है, आई गॉट अ स्कॉलरशिप इन माई मास्टर्स। और उसके बाद फिर पहले मैं एक पहली वाहिद अपनी ख़ानदान की मैं कह सकती हूँ कि बेटी हूँ जो कि अभी अपना बिजनेस रन करके यहाँ इस मुकाम तक पहुँची है। तो ये इट इज़ कमिंग फ्रॉम देयर। मतलब ये कि स्टूडेंट्स को पढ़ाना, ए लेवल्स को भी पढ़ाती रही हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया। फिर उसके बाद जब बहन ने बहुत, अब्बा ने बहुत, सब ने मुझे बहुत इनकरेज किया कि तुम अपना बिजनेस स्टार्ट करो। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ में। और मैंने भी अल्लाह का शुक्र है उनका ट्रस्ट बिल्कुल खोने नहीं दिया। और मैंने पूरे एतमाद से उनको एतमाद में लेके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया। और आज मैं वही बात कहती हूँ, जब भी मैं किसी इंटरव्यू में जाती हूँ, मैं हमेशा ही बात कहती हूँ कि अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मैं उनके एतमाद की वजह से यहाँ पे आज बैठी हूँ। ज़बरदस्त। और गुड लक ये होती है कि जब इतना आपको सपोर्ट मिल रही है तो आप वाकई उनके एतमाद को भी कभी ठेस ना पहुंचाएं, और फिर आप वो परफॉर्म करके भी बताएं, क्योंकि आपको अक्सर लोग ना वो फैमिली सपोर्ट के लिए तरस जाते हैं। फैमिली वाले ही उनको इतना मतलब लेग पुलिंग कर रहे होते हैं, इतना प्रॉब्लम कर रहे होते हैं। तो गुड लक होती है कि अगर फैमिली सपोर्ट भी मिल जाए तो बंदा इस तरह आगे बहुत तेज़ी से जा सकता है। अच्छा, ये बताएं कि जब आपने अपनी प्रोडक्शन कंपनी का आगाज़ किया तो आपको
मतलब मिनिमम कितने टीम मेंबर्स थे जिनके साथ मिलके आपने ये स्टार्ट लिया? मेरे पास, आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैं खुद थी, मेरे अब्बा थे और मेरे भाई थे। उनको मैं होम खुद तो प्रोडक्शन उनको कंपनी। उनको उनको तो मैंने जो है वो अपने डायरेक्टर्स में शामिल किया। अच्छा। और खुद मैंने जो है वो सीईओ फाउंडर में थी। मुझे पता था कि कैसे इनको जो है वो अपने, और मेरी बहन ने सारा जो है वो उसका जो कहते हैं, बिकॉज शी इज़ अ बैंकर, तो वो Okay. उन्होंने सारे रजिस्ट्रेशन और वो सारी चीज़ें, जो मेरा अकाउंट खुलवा के और कंपनी अकाउंट और वो सारी चीज़ें उन्होंने मुझे हैंडल करके दी। प्रॉपर रजिस्टर करवाई हाँ आपने जी, अपनी प्रॉपर्ली। कंपनी? और इनका, और जो बाकी इवेंट्स वगैरह, उसके लिए मेरी एक और बहन है, उन्होंने बहुत प्रमोशंस वगैरह की। तो सब ने कहीं ना कहीं अपना पार्ट, रोल प्ले किया। अच्छा, इस मीडिया की फील्ड से रिलेटेड आपके घर में पहले ही बहुत ज़्यादा अवेयरनेस थी? मेरे खालू, he was a journalist. Okay. लेकिन अभी तो he is not here. I mean I think a lot of people would know. बहुत काम करते रहे मीडिया के लिए। खलीक अहमद ज़ुबैरी उनका नाम है। Okay. ताहम था, अभी तो उनकी खैर डेथ हो चुकी है। वो बहुत काम करते रहे मीडिया में। और भी ज़ुबैरीज़ तो खैर आपको पता ही है। हाँ। कि ज़ुबैरीज़ से पहले ही जो में- मीडिया इंडस्ट्रीज में काफी नाम पैदा कर चुके हैं। जब हम लैला ज़ुबैरी को भी देखते हैं तो जी, वो भी हम लोगों की, शी इज़ अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली, Okay. अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यस, कहीं ना कहीं ज़ुबैरीज़ छाए हुए हैं। ज़ुबैरी छाए हुए हैं। अच्छा, ये बताएंगे, जब आपने फैमिली के थ्रू तो चले स्टार्ट ले लिया, आपको पहला प्रोजेक्ट जो मिला वो कौन सा था और उसमें क्या क्या चैलेंजेस आए, कैसे टैकल किए? पहला तो जो मेरे पास आया वो तकरीबन 3,000 का एक बर्थडे पार्टी थी और हमारे फैमिली के अंदर ही थी। और उन्होंने कहा हम 3,000 दे सकते हैं, लेकिन मैंने कहा मेरे पास कैमरा नहीं है, लेकिन मैं मोबाइल से आपको खींच के दे सकती हूँ पिक्चर्स। ओके। तो मैंने फर्स्ट अपना जो किया था वो मोबाइल फ़ोन से किया था। और 3,000 मुझे उसके मिले थे। How sweet. और उस टाइम पे भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी एस्थेटिक सेंस थी मेरे पास कि एक मोबाइल फ़ोन से भी बेशक मेरे पास लाखों का कैमरा नहीं था, लेकिन उस मोबाइल फ़ोन ने ही मेरे बहुत ज़्यादा जो है वो मुझे कहते ना रीच दे दी थी मेरे Okay. फॉलोअर्स को। तो वो फिर मैंने पेज बनाया, उस पर अपलोड की इजाज़त लेके। फिर उसके बाद जो है वो थोड़ी थोड़ी मुझे कॉलें आना शुरू हो गई कि अच्छा आप ये भी करती हैं। फिर एक शादी का इवेंट आया, वो 25,000 का था। अच्छा। वो मैंने किया। वो मैंने 3 से अकेले डायरेक्ट 25 पे पहुंची 3 हैं से आप। काम 25 आपका पे। इतना अच्छा था हाँ, तो। फिर भी लेकिन 25 के बाद भी कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा कि हम आपका ब्रांड लॉन्च कर देते हैं, हम आपको ब्रांडिंग दे देते हैं, आपका लोगो आ जाएगा, हम आपको प्रमोशंस दे देंगे। तो मैंने ऐसे भी काम किया है। अच्छा। कभी 0% भी मुझे मिलता था। तो ये जो बच्चे कहते हैं ना हम पैसे, बस पैसे मिल जाए, पैसा सब कुछ नहीं होता। ठीक है, मैं कहती हूँ कि पैसा आजकल तो बहुत ज़रूरत है पैसे की, लेकिन अगर आपको कहीं ना कहीं जगह बनानी है तो थोड़ी सी इनिशियली जब आप स्टार्टिंग एज में हो बिल्कुल। तब आपको थोड़ा सा पीछे छोड़ना पड़ेगा इस बिल्कुल। चीज़ और को। अपने काम को स्टैब्लिश करने के लिए देखिए, एक तो इन काइंड आप चीज़ कर रहे हैं, मतलब, और मतलब पैसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हर जगह पे बिल्कुल, मिले। बिल्कुल। आपको एक्सपोजर मिल रहा है, कोई प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है, उसको भी अपने लिए बहुत बड़ा पैसा ही समझे ना, कि वो बिल्कुल, आपको जो है बिल्कुल, बदले में बिल्कुल। रिकग्निशन दे रहा है। बिल्कुल, सो बिल्कुल। ये तो बड़ा अच्छा तरीका रहा। अच्छा, ये बताइए कि जो ये काम करती हैं, और डेफिनेटली ये तो बड़ा टाइम डिमांडिंग चीज़ है, बिल्कुल। दिन रात लग सकते हैं। जैसे इवेंट्स में हम जाते हैं, कोई शादी का इवेंट हो गया, फिर एक एक सीन को शूट करने के लिए आपको टाइम लग रहा होता है, दिन रात कोई अपनी समझ नहीं आ रही होती एज ए इवेंट फोटोग्राफर। तो कैसे आप मैनेज करती हैं इन तमाम चीज़ों को कि आपकी पर्सनल या फैमिली लाइफ डिस्टर्ब ना हो? देखिए, फैमिली को तो मैंने ऑटोमेटिकली जब एक दो इवेंट्स में मैं गई तो जब उन्होंने देखा कि टाइम पीरियड लग रहा है तो उनको पता होता था कि यार आज इवेंट है तो 12-1 बजे तक तो फारिग होगी। बट उसमें ये चीज़ भी है कि मैंने पहले एक बात की थी कि अपनी फैमिली को इन कॉन्फिडेंस लेना है आपने। ठीक। तो अगर आपको पता है कि आप 12 बजे आ रहे हैं, मुझे याद है अभी भी कि एक पिंडी में इवेंट था और मैं करने गई और रात के तकरीबन 1:30 हो रहे थे। तो वो मैंने क्या किया, मैंने अपने अब्बा को कॉल पे रखा और मैं जब तक मैं घर पहुंच नहीं गई वो मेरे साथ कॉल पे थे। तो ये How तो sweet. ये तो आपके अपने ऊपर होता है कि आपने किस तरह अपनी फैमिली को जो है वो एक तो आपकी अपनी सेफ्टी भी होती है आजकल जो हालात हम देख रहे हैं, और ऐसा ये होता है कि यार आप अपनी फैमिली को भी एतमाद में लेते हैं कि यार आप हम अगर वो आपके साथ नहीं जा सकते तो एटलीस्ट फ़ोन पे तो होते हैं ना आपके साथ। बिल्कुल। ये बताएं कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि अब्बा ने कहा बेटा दिन दिन के इवेंट्स ले लो, ये रात वाले अवॉइड करो? नहीं, कभी नहीं। अभी अभी रिसेंटली बस एक दफ़ा ये हुआ था कि वो थोड़ी मगिंग होने की कोशिश हुई थी मेरे पे। लेकिन ये कि उस पे भी उन्होंने मुझे कहा था कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ऑल गुड। कैसे, क्या हुआ? मैं वही 6 रोड से आ रही थी तो पीछे से वो बाइक वाले आए, उन्होंने
गन जो है वो की गन, लेकिन मेरे उस पे नहीं की, मेरे आगे वाली गाड़ी पे की। और मुझे बस इवेंचुअली रास्ता मिल गया, क्योंकि ना इधर लेफ्ट पे गाड़ी थी ना राइट पे गाड़ी थी। मैंने रिवर्स की और मैंने राइट से भगाई। ये यहाँ पिंडी का ये पिंडी का वाकया है। ओके। और बस मैंने गन्स देखी, 2 मोटरसाइकिल्स थी, और मेरा और मेरा अल्लाह जानता है कि मैंने उसको कैसे 6 रोड पे भगाई है। हाँ, इस वक्त में अपने कॉन्शियस में रहना भी बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन आगे बस मैं बहुत रोई थी, मुझे याद है। और मेरे अब्बा ने कहा था कि बस अब कोई अगर खुदा ना खासा ऐसा कुछ हो भी तो अपनी जान से बढ़ के कोई चीज नहीं होती, दे दो। अगर वो गाड़ी भी मांगे तो दे दो, लेकिन कुछ और चीज ना करो। बस अपनी जान से बढ़ के और कोई चीज नहीं है। कभी इवेंट्स के दौरान कोई ऐसा वाकया हुआ हो जो आपको आपकी मोटिवेशन पे फर्क डाल गया हो, या कहते हो बैक स्टेप कर लेते हैं? बिल्कुल था। कुछ ऐसी फैमिलीज होती हैं जो कि अलाउ नहीं करती फोटोग्राफी करवाना। ओके। मेरे पास एक ब्राइड आई, उन्होंने कहा कि मैं फोटोग्राफी करवाना चाह रही हूँ। मैंने उनका इवेंट ले लिया, मैंने एडवांस भी ले लिया, हर चीज़ हो गई। जब मैं वहाँ इवेंट पे गई तो उन्होंने मेरा कैमरा मुझसे छीन लिया, फैमिली वालों ने। क्योंकि वो जाहिर है वो थोड़े स्ट्रिक्ट थे, तो उनके जो मेल थे उन्होंने मेरे कैमरा मेरे हाथ से छीन लिया। ओके। एंड आई वाज अमेज्ड कि कहाँ ये स्ट्रिक्ट है और कहाँ वो मुझे हाथ लगा के मेरे कैमरा मुझसे छीन रहे थे। तो वो मुझे बात बुरी लगी। ओके। और मैंने उसी टाइम पे उनका जो एडवांस था वो वापस किया, और मैंने कहा मैं यहाँ से जा रही हूँ, क्योंकि आई एम नॉट हैप्पी विद दिस एटीट्यूड। और मैंने ये फर्स्ट और लास्ट इवेंट था जो कि मैंने इस किस्म का लिया था, और मैंने बैक ऑफ कर गई थी कि मैं अंदर से कोई इवेंट नहीं। और मैंने फिर अब बताना शुरू कर दिया। पहले तो उन्होंने क्योंकि मेंशन नहीं किया था, अब मैं बकायदा मेंशन करके बड़ो जब वो आते हैं बुकिंग कराने तो मैं उनको कहती हूँ कि कोई अगर ब्राइड आती है तो मैं उनको कहती हूँ आपकी एक दफ़ा कोई भी बड़े है ना तो मैं उनसे मिलना चाहूँगी। जबरदस्त। मतलब ये वो एक वाकये से आपको फिर वो कहते हैं ना एक सीख मिल गई कि आइंदा के लिए बंदा जरा सा मोहतात हो जाए। जी, क्योंकि देखिए इक्विपमेंट जो है वो इतना आराम से नहीं बनता, हमारी बहुत सालों की मेहनत है। आजकल 3-3, 4-4 लाख के इक्विपमेंट्स हाथ में लेके घूमना, ये कहते ना ये बहुत ही बस फोटोग्राफर है क्या है, पिक्चर्स ही खींचती हैं, ऐसा नहीं होता। आपके पाँव में खलियां भी पड़ती हैं जब आप 3-3, 4-4 घंटे खड़े होते हो। और बेस्ट पिक्चर्स भी निकालने के लिए आप जो है वो कमर भी सीधी करके 3 घंटे भी कोई इंसान खड़ा होता है ना, मैं उसको मान लूँ। एग्जैक्टली ये बड़ा डिमांडिंग जॉब है। अच्छा, जब आपने अपना काम शुरू किया, एक तो आपने बताया कि आपने जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था वो मोबाइल के साथ कर लिया, लेकिन जब आपने फर्स्ट टाइम कैमरा लिया तो कौन सा लिया था? या मतलब मैं इसलिए पूछना चाह रही हूँ कि जो लोग बिल्कुल स्टार्ट से भी वो करना चाहे, अभी तो मोबाइल में बड़े अच्छे कैमराज हैं, मोबाइल फोटोग्राफी भी हो सकती है, बट इवेंट में तो फिर वो नखरा उसी फोटोग्राफर का होगा जिसके पास कैमरा होगा प्रोफेशनल। ये ना हमारा एक अलग ही दिमाग है। मैं आपको बात बताऊँ, इस टाइम पे बहुत सारे ऐसे कैमराज आ रहे हैं जो कि DSLR 4K आपको प्रोवाइड करके दे रहे हैं। आप लोगों की जो HD क्वालिटी है वो आपको दे रहे हैं, लेकिन हमारा एक माइंड सेट है जिसके पास वो बड़ा वाला DSLR होगा ना, बड़े लेंस के साथ, तो वो एक फोटोग्राफर है। ऐसा नहीं होता। आपके पास अब तो मिररलेस भी आ गए हैं, आपके पास आप मोबाइल से भी फोटोग्राफी बड़ी अच्छी कर सकते हैं। तो ये तो आपके एस्थेटिक सेंस पे। एक इंसान जो है नाड़ी और उसको कुछ भी ना आता और 70 to 200 और D850 पकड़ा दें, अगर उसको नहीं आता कुछ तो वो फ्रेमिंग उससे भी नहीं कुछ कर सकता। बिल्कुल, ये आपके अपने ऊपर एस्थेटिक सेंस आपकी है कि आपने किस तरह अपनी पिक्चर निकालनी है। तो मेरा जो फर्स्ट कैमरा था वो मेरी बहन ने मुझे दिला के दिया था, क्योंकि शी वाज वेरी मोटिवेटेड ऑन दिस कि तुम अपना बिजनेस स्टार्ट करो। तो उन्होंने मुझे इनकरेज किया, और उसके बाद उनकी कमेटी आई थी तो उन्होंने कहा कि इसको मैं कैमरा दिला देती हूँ। तो उन्होंने मुझे लेंस और कैमरा वगैरह दिला के दिया, और फिर उसके बाद मैंने जो है वो अपने इवेंट्स करना शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता। वही कुछ ब्रांडिंग थे, कुछ पे थे, तो वो चलते गए तो कहीं ना कहीं 2 zeros से 6 zeros तक आई गई। चलें, ज़बरदस्त माशाल्लाह। वो बात है ना कि कॉन्टिन्यूसली आप मेहनत करते रहे ना तो अल्लाह मेहनती को उसका फल ज़रूर देता है मेहनत का। ये बताएं कि आपने जब काम स्टार्ट किया, पहली आपकी टीम तो आपके घर वाले थे। जी बिल्कुल। लेकिन फिर आपने बाकी स्टाफ भी ऐड किया होगा, एडिटिंग के लिए आपको लोग चाहिए होते हैं, और इसके अलावा जब इवेंट पे जा रहे हैं तो फिर वो इवेंट के लिए आपको स्टाफ भी ज़्यादा चाहिए होता है। तो आपने मिनिमम अपनी जो टीम शामिल की या जिस टीम के ज़रिए काम किया वो कितने बंदों पे मुश्तमिल थी? डिपेंड करता था, क्योंकि देखिए कई एक जगह पे मुझे 2 मेंबर्स चाहिए होते थे, किसी और जगह इवेंट हो रहा है तो उधर 5 मेंबर्स चाहिए होते थे। तो अगर 2 लड़कियां ज़रूरत है और वो फीमेल फोटोग्राफर जाती हैं तो मैं उनको दे देती थी इवेंट, और साथ में खुद भी चली जाती थी। फिर उसके बाद वो जहाँ शूट ख़त्म करके अगर दूसरी जगह पे
जो है वो टीम काम कर रही है और वहाँ पे मेरा भी सिग्नेचर शूट। अब देखिए सिग्नेचर शूट और नॉर्मल शूट में फ़र्क होता है, तो वो फिर डिवाइड करके हमने टाइमिंग्स रखी हुई होती थी। मैं अच्छा, ये भी बता दें हमारे सुनने वालों को, सिग्नेचर शूट और नॉर्मल शूट में क्या फ़र्क है? नॉर्मल शूट होता है जो आपकी टीम मेंबर्स कर रहे होते हैं, ठीक है। सिग्नेचर शूट होता है कि अगर मैं उधर आके खुद शूट करूँगी ओके। तो सिग्नेचर का मतलब ये इसी तरह हमारे ब्यूटी पार्लर्स में भी Yes, होता है, yes, सिग्नेचर मेकअप जो है signature, वो हाँ, पार्लर वो की parlor ऑनर के owner करेंगे, हाँ। एग्जैक्टली। तो लेकिन उसमें प्राइसेस ऑब्वियसली डिफरेंट होती हैं, हाँ। लेकिन अगर डिमांड देखी जाए तो लोग कहते हैं नहीं जी हमें सिग्नेचर चाहिए, क्योंकि उसकी ज़ाहिर क्वालिटी हाँ, और उसका जो वो एक्सपीरियंस जो है वो बहुत डिफरेंट होता है। तो वो फिर मुझे टाइम डिवाइड करके 2-3 टीम्स जितनी भी है उनको वो अकोमोडेट करना पड़ता है। ठीक है। तो इस दौरान आपने अभी जो अपनी टीम बना रखी है उसमें लड़कियां कितने हैं, लड़के कितने हैं? लड़कियां अभी तो हमारे पास 5-6 जिनको मैं ऑन बोर्ड ले लेती हूँ और मैं कहती हूँ आज इवेंट है तो आप शिफ्ट पे चले जाओ। फ्रीलांसर्स भी हैं और वैसे भी मेरे साथ जो अटैच्ड हैं हमारी कंपनी की हैं जो बाय इवेंट जो है वो हमारे पास जो है वो काम करती है। 5-6 मेरे पास गुड इनफ है कि मैं उनको एंगेज कर लेती हूँ अपने साथ साथ आप ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं फोटोग्राफी की? जी। तो ये कोई बाकायदा आपने इससे रिलेटेड मतलब कोई ट्रेनिंग सेशंस रखे हुए होते हैं, अनाउंस करती हैं? जी अनाउंस मैं करती हूँ। उसमें ये होता है कि हमारे 3 महीने की पहले कोर्स वगैरह कवर किया जाता है, उसमें वीडियोग्राफी फोटोग्राफी होती है। फिर उसके बाद जब इवेंट्स होते हैं मेरे जैसा इवेंट्स हैं या फिर अगर मैं कहीं मेंटोरिंग करने जा रही हूँ तो मुझे फोटोग्राफर्स वीडियोग्राफर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उन्हीं में ही उसी में मैं कहती हूँ आप मुझे कवर करो और मेरे इवेंट्स को कवर करो जहाँ मैं मेंटोरिंग करने जा रही हूँ। तो ये कि वो फिर सीखने का उनको मौका मिल जाता है। ओके। तो कभी ऐसा हुआ कि आप किसी इवेंट में उनको ले गई और वो ट्रेनी थे, अभी बिगिनर्स थे, तो उन्होंने इवेंट का ही काम खराब कर दिया? क्योंकि मैं उनको पहले ही गाइड कर देती थी। ये करना है, ये नहीं करना, इस तरह बात करनी है, इस तरह बात नहीं करनी, लोगों के साथ पीयर किस तरह बनानी है, किससे कितनी बात करनी है, किससे नहीं बात करनी है, ठीक सब कुछ उनको पता होता था। अच्छा, ये बड़ी प्यारी बात आपने की है। वैसे अगर देखा जाए तो आपकी अपनी जिस तरह प्रोडक्शन कंपनी है तो हम लोगों को डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हायर करने होते हैं। बिल्कुल। कैसे आप एम्प्लॉयज़ पे चेक एंड बैलेंस रखती हैं, क्योंकि अक्सर आपने खुद भी बताया फ्रीलांसर्स हैं? बिल्कुल। तो आप कैसे मेक श्योर करेंगी कि अब ये जो बैठे काम कर रहे हैं ये अपना काम कर रहे हैं या हमारा काम कर रहे हैं? क्योंकि फ्रीलांसर्स तो इधर उधर से काम भी उठाते हैं। एक तो पहली बात ये ना, मैं एक बात यहाँ पे कहूँगी कि मैं जब किसी के अंडर काम करी थी एक दफ़ा, मैं नाम नहीं लूँगी उनका, उन्होंने मुझे कहा कि आप अपने पेज पे ना पिक्चर्स ना डालें क्योंकि ये मेरा काम है। ओके। तो आई रियली फेल्ट इट बैड। ओके। एंड आई नेवर डिस्करेज माई स्टूडेंट्स। तो मैं उनको कहती हूँ अगर आपका दिल है ना, शक्ल बेशक ना डालो किसी सब्जेक्ट की, क्योंकि ज़ाहिर अगर मना किया हुआ तो मत डालो, लेकिन अगर कोई अच्छा शॉट है जैसा डिटेलिंग है, ये है वो है, अगर आपको उससे प्रमोशन मिलती है तो ज़रूर डालो। ज़बरदस्त। यानी देखिए ये कामयाबी, ये सारी चीज़ें ये अल्लाह के हाथ में, आप किसी का कामयाबी रोक नहीं सकते अगर अल्लाह ताला चाहता है तो। तो मैं अगर मेरे वसीले से अगर कोई बच्चा कामयाब हो रहा है तो ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अभी एक बच्ची ने उसको मेरा एक इवेंट था अभी रिसेंटली, शायद आपने पढ़ा भी होगा, मैंने स्टेटस भी लगाया था, उसने बड़ा मुझे अच्छा मेंटोर का पूरा स्टेटस दिया था। आई वॉजन एक्सपेक्टिंग इट, लेकिन मैंने इन बच्चों को कभी मना नहीं किया कि अगर तुम मेरे इवेंट्स कवर कर रहे हो तो अपने पेज पे ना लगाओ, ज़रूर लगाएं। मैं आपको यकीन माने कि मैंने जब से मैं खुद ये बात कहती हूँ कि अगर मैंने ये बात की है ना तो मैंने अपने बच्चों को ग्रो करते हुए देखा है। और इससे बेहतर और कोई चीज़ हो नहीं सकती। वैसे भी नॉलेज शेयरिंग से बढ़ता ही है। अब उन्हें कोई चीज़ आपके साथ होते हुए सीखने को मिली और उन्होंने अपने पेजेस पे लगा दी है तो उन्होंने भी सीखा, उनसे और लोगों ने भी सीखा, तो इस तरह बढ़ता ही है। अच्छा, ये बताएं कि अगर कोई देखने वाले हमारे जो यंगस्टर्स हैं जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं और उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ देखती हैं आप फोटोग्राफी की फील्ड में, क्योंकि अब इसका बहुत रुझान बढ़ता जा रहा है, लेकिन ख़वातीन थोड़ी सी मोहतात होती हैं कि जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि जिस तरह अभी आपने अपनी स्टोरी शेयर की, ऐसे इवेंट्स भी हो जाते हैं जो थोड़ा सा बंदे को डरा देते हैं। और मिनिमम कितने % से एक प्रोडक्शन कंपनी स्टार्ट की जा सकती है, या एक लड़की अगर कैमरा ख़रीद लेती है तो अब वो क्या करे, नेक्स्ट स्टेप क्या है? देखिए पहली बात तो ये कि इतना ज़्यादा 25,000 से ऊपर ना जाए। सेकेंड हैंड कैमरा भी आपके लिए इजी होगा। अभी तो आपने प्रैक्टिस करनी है ना बिगिनर्स में, ठीक, अभी आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको कोई कहता है 5,000 6,000 भी ले लो तो कभी मना मत करें इनिशियली। ठीक है, इनिशियली आप अपना नाम बनाएं, अपना ग्रो करें और उस चीज़ को पॉलिश करें जितना पॉलिश आप कर सकते हैं। मैं तो अभी भी
अपने आप को कहती हूँ ठीक है मैं एक प्रो फोटोग्राफर ज़रूर हूँ, लेकिन अभी भी मेरे लिए हर मोड़ पे एक लर्निंग कर्व होता है. सीखने की कोई एज नहीं होती. आप 80 साल की उम्र में भी सीख सकते हैं कोई ना कोई चीज़. बिल्कुल. तो इसीलिए मैं अपने बच्चों को बस यही समझाती हूँ, जो मेरे साथ इंटर्नशिप वगैरह, जो ये कोर्स वगैरह मेरे साथ कर रहे होते हैं, मैं उनको ये कहती हूँ कि बेटा जो भी है ना, बस जो सब्र, 3 चीज़ें हैं: पेशेंस, पैशन और पीसफुली काम करना. ये P3 का जो फॉर्मूला है ना, अगर आप अपनी ज़िंदगी में लगा लें, अगर आपने बिजनेस में लगा लिया ना, तो आप कामयाब हैं. जबरदस्त. पेशेंस, पैशन और पीस. जबरदस्त. पीस ऑफ माइंड इवन. एग्जैक्टली. और पीस दूसरों के लिए भी बनाए ना. कभी ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बंदा खुद इतना एग्रेसिव है और दूसरों के लिए मुश्किल. मुझसे बहुत से लोगों ने बहुत से इवेंट्स में कुछ मतलब कि ये सीन, आप खाना क्यों खा रही हैं, आप तो फोटोग्राफी करने आई हैं. तो ऐसे इवेंट्स भी हुए हैं. हाँ, तो उन्हें पता है कि क्या फोटोग्राफर इंसान नहीं होता. लेकिन आपने अपने आप को हम्बल रखना है. You need to keep yourself humble. You don't have to lose your और रिएक्ट नहीं करना. बिल्कुल. वेरी मुंह पे एक अच्छी सी स्माइल. ओके सर, आई एम कमिंग. आप जाएं, हम पिक्चर्स लेंगे, आप आए. वेरी हम्बल अपने आप. और मैं एक बात बताऊँ, ये जो अगर आप 1-2 दफ़ा करेंगे ना, आपकी आदत बन जाएगी. बीइंग हम्बल विद इन योर सर्कल. जबरदस्त. एक पैगाम दे दें आने वाले फोटोग्राफर्स को. आने वाले फोटोग्राफर्स के लिए मेरा यही पैगाम है कि डू इट, प्रूव इट एंड नेल इट. ये 3 मेरे वर्ड्स हैं जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किए हैं, अपने बिजनेस में अप्लाई किए हैं. डू इट, नेल इट एंड प्रूव इट. सो अगर आप इन चीज़ों पे अपना फोकस रखेंगे और डीमोटिवेट नहीं होंगे किसी के कहने पे. बहुत से लोग आएंगे आपकी ज़िंदगी में डीमोटिवेट करने के लिए. बस डीमोटिवेट नहीं होना, और अगर बाकी कुछ आगे बढ़ना है, करना है, तो एतमाद करें और एतमाद लें अपनी फैमिली का और आगे बढ़ें. बिल्कुल जी. इतने अच्छे पैगाम के साथ आप लोगों को ज़रूर आज की इस पॉडकास्ट में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. और लुब्बे लबाब यही है कि आपने जब एक दफ़ा इरादा कर लिया तो फिर उसे करके दिखाना है. और जब करना है तो इतने परफेक्ट अंदाज में करना है कि आपको सपोर्ट करने वाले आपके अपने फैमिली मेम्बर्स भी वाह वाह कर उठे, और बाकी लोगों के लिए भी आपने मिसाल बनना है. आज की इस पॉडकास्ट से मुझे दीजिए इजाज़त. बहुत बहुत शुक्रिया मासूमा जी. मिलते हैं किसी नई पॉडकास्ट में. अल्लाह हाफिज़. ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है.